हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्काई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी के बारे में। ऊष्मागतिकी क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब के बारे में। ऊष्मागतिकी का हमारा चैप्टर है ऊष्मागतिकी के बारे में। तो ऊष्मागतिकी का यानी कि सबसे पहले हम बताते हैं आपको आज की क्लास में, यानी कि एक मोटिवेशनल क्योट है आपके लिए। मोटिवेशनल क्योट है, कामयाब बनो, कामयाब बनो अपने लिए नहीं सही, कम से कम उन लोगों के लिए। कामयाब बनो कम से कम अपने लिए नहीं सही, कम से कम उन लोगों के लिए जो हमें कामयाब देखना चाहते हैं, जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं। इसी के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ऊष्मागतिकी की जो क्लास है वो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। चलते हैं हम आज की क्लास की तरफ। 1 मिनट थोड़ा मिस्टेक आ रहा है तो हम ऐसे, यानी कि आपको ड्रावर करने में मिस्टेक आ रहा है तो एक बार हम वीडियो को पॉज करके शुरू कर लेते हैं शुरू से। हाँ चलो अब क्लास में शुरू करते हैं। तो आता है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जो ऊष्मा तथा यांत्रिक ऊर्जा में परस्पर संबंध का वर्णन करती है, क्या कहलाती है? ऊष्मागतिकी कहलाती है। अरे ऊष्मागतिकी निकाय, ऊष्मागतिकी निकाय क्या है? निश्चित सीमाओं से परिबद्ध बहुत अधिक संख्या में अणुओं या परमाणुओं का ऐसा संग्रह जिसका निश्चित दाब P, आयतन V तथा ताप T, आंतरिक ऊर्जा क्या हो यूं हो, तो क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। अतः जैसे बर्तन में भरी गैस हो गई, वो क्या है? ऊष्मागतिकी निकाय है। अतः ऊष्मागतिकी चर, ऊष्मागतिकी चर क्या होते हैं? ऊष्मागतिकी चर होते हैं ऐसे चर जो ऊष्मागतिकी निकाय का ऊष्मागतिकी व्यवहार निर्धारित करते हैं, क्या कहलाते हैं? ऊष्मागतिकी चर कहलाते हैं। जैसे ताप, दाब, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी, एस आदि क्या ऊष्मागतिकी चर हैं। अन्य सभी ऊष्मागतिकी चर पीवी तथा टी के पदों में क्या कहते हैं? विभक्त किए जाते हैं। जैसे पीवी बराबर म्यू आर टी हो गया, तो यू बराबर क्या हो गया? 3/2 म्यू आर टी। म्यू क्या है? यहाँ पर मोलों की संख्या है और आर क्या? मोलर गैस स्थिरांक हो गया। अब देखो ऊष्मागतिकी प्रक्रम। ऊष्मागतिकी प्रक्रम क्या होता है? ऊष्मागतिकी प्रक्रम होता है जब किसी निकाय का चर समय के साथ परिवर्तित हो रहे होते हैं तो उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी चर प्रक्रम कहते हैं। ऊष्मागतिकी प्रक्रम 4 प्रकार के होते हैं: समदाबी, समायतनिक, समतापी और रुद्धोष्म। यानी कि समदाबी प्रक्रम क्या होता है? जिसमें दाब समान हो, समायतनिक आयतन समान हो, समतापी जिसमें आयतन क्या हो, समताप क्या हो, समान हो, और रुद्धोष्म मतलब जिसमें कुछ भी, यानी कि न तो ऊर्जा बाहर निकलते न, यानी कि दो, यानी कि वस्तुएं क्या है? परस्पर साम्य अवस्था में है, तो तीसरी वस्तु भी क्या हो जाएगी? ये तीसरी वस्तु है दोनों के साथ क्या होगी? साम्य अवस्था में होगी। ये तीनों अच्छा सूचक आरेख। सूचक आरेख क्या है? किन्हीं दो राशियों द्वारा किसी ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था का ताप प्रस्तुतीकरण क्या कहलाता है? सूचक आरेख कहलाता है। यदि ग्राफ P तथा आयतन V में खींचा जाए तो इस आरेख को क्या कहते हैं? PV आरेख कहते हैं। तो V दाब V और आयतन V में खींचा गया आरेख क्या कहलाता है? PV आरेख। तो सूचक आरेख के दो बिंदु की मिलाने वाली रेखा कहते हैं ऊष्मागतिकी प्रक्रम को दर्शाता है। अब देखो पीवी क्या है? पीवी ग्राफ तथा आयतन अक्ष के मध्य घिरा क्षेत्रफल निकाय द्वारा किए गए तथा निकाय पर किए गए कार्य को क्या कहता है? दर्शाता है। यदि आयतन में वृद्धि होती है तो कार्य निकाय द्वारा किया जाता है और आयतन में कमी होने पर कार्य निकाय पर किया जाता है। यदि किसी प्रक्रम में निकाय द्वारा अर्थात निकाय पर किया गया कार्य न केवल निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, यानी किसी निकाय द्वारा अथवा निकाय पर किया गया कार्य न केवल यानी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, बल्कि उस मार्ग पर भी डिपेंड करता है जिस मार्ग में यानी प्रक्रम करवाया जाता है। और देखो 4 नंबर, गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन केवल उसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, उसके मार्ग पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन केवल यानी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर डिपेंड करता है, नहीं कि यानी उसके मार्ग पर। और जो प्रक्रम बताए थे हमने 4 प्रक्रम बताए, समदाबी, समायतनिक और समतापी, और एक और था रुद्धोष्म प्रक्रम। उन प्रक्रमों को देखते हैं हम। समदाबी प्रक्रम यानी कि जहाँ पर दाब क्या हो? समान हो, तो समदाबी प्रक्रम हो गया। मतलब V/T बराबर क्या आ जाएगा? नियतांक आ जाएगा। दाब क्या? समान है। और जो समदाबी प्रक्रम में आयतन को संपीड़न यानी कम करने पर तापमान में क्या होती है? कमी होती है, और आयतन आंतरिक ऊर्जा में ऊष्मा के रूप में क्या होती है? बाहर निकलती है। जबकि आयतन में प्रसार होने पर तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है और निकाय द्वारा ऊष्मा क्या की जाती है? ग्रहण की जाती है। अब देखो स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा का क्या है? परिमाण क्या होता है? स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा का परिमाण डेल क्यू बराबर क्या हो जाएगा? म्यू C0 डेल टी, म्यू C0 डेल टी।
तो यानी म्यू क्या मोलों की संख्या है, और यानी कि समदायिक प्रक्रम में किसी गैस का आयतन प्रसार क्या हो जाएगा, वी टी बराबर V01 प्लस गामा वी टी। तो गामा वी क्या 1/273 प्रति डिग्री सेल्सियस, यानी आयतन प्रसार गुणांक हो गया। और जो सम आयतनिक प्रक्रम क्या होता है, सम आयतनिक प्रक्रम में यानी कि निकाय का क्या होता है, आयतन स्थिर रहता है, अर्थात डेल वी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार में समीकरण क्या हो जाएगा, पी अपॉन टी बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक आ जाएगा। तो यानी डेल क्यू बराबर क्या होता है, म्यू सी वी टी आ जाएगा। अब देखो किसी गैस का यानी इसमें किसी गैस का दाब क्या हो जाएगा, पी बराबर P01 प्लस गामा पी इंटू टी आ गया। और देखो गामा पी क्या हो जाएगा, 273 डिग्री 273 प्रति डिग्री सेल्सियस, अर्थात 0.00037 पर डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो जाएगा, दाब प्रसार गुणांक। अब देखो समतापीय प्रक्रम, अरे वीडियो लाइक वाइक कर दो और शेयर वेयर कर दो, आपको क्या जाता है। और वीडियो अच्छा लग रहा है, अरे अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताओ ना, अरे कमेंट करके हमको बताओ कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। चलो अब चलते हैं आगे के समतापी प्रक्रम में देखो निकाय पर यानी कि ताप क्या होता है, समतापी प्रक्रम में ताप क्या, टेम्परेचर क्या देता है, स्थिरता टी बराबर क्या देगा, 0 हो जाएगा। और इसमें जो ग्राफ है वो कैसे, प्रवलयाकार, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच में जो बनने वाला ग्राफ क्या है, प्रवलयाकार आरेख बनेगा। ये बता इसमें गैस यानी बॉयल के नियम का पालन करती है, तो गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए पीवी क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। अरे गैस के समतापी प्रक्रम में जब उसके आयतन में वृद्धि होती है तो उसका दाब क्या होता है, घटता है, जबकि समतापी संपीड़न में जब उसके आयतन में कमी होती है तो उसका आयतन बढ़ता है। इसी के साथ देखो इसका पीवी आरेख यानी चित्र के अनुसार यानी परवलयाकार होता है। मैंने बताया था आपको परवलयाकार एक आरेख बनेगा यदि किसी बिंदु एम पर समतापी वक्र का ढाल यानी कि dp अपॉन डी क्या हो जाएगा, -p अपॉन वी हो जाएगा। और तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए समतापी प्रक्रम में निकाय द्वारा ऊष्मा निष्कासित की जाती है अथवा ग्रहण की जाए। मतलब समतापी जो प्रक्रम है उसमें तापमान को यानी कि नियत बनाए रखने के लिए अथवा स्थिर बनाए रखने के लिए यानी कि या तो ऊष्मा क्या की जाती है, ग्रहण की जाती है, या फिर ऊष्मा बाहर निकाल दी जाती है अथवा निष्कासित कर दी जाती है। अब देखो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, अर्थात समतापी परिवर्तन केवल गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। अब देखो आगे रुद्धोष्म प्रक्रम, अब आगे रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम होता है कि इस प्रक्रम में निकाय तथा बाह्य वातावरण के मध्य ऊष्मा का क्या होता है, आदान प्रदान नहीं होता रुद्धोष्म प्रक्रम में। तो डेल के बराबर क्या हो जाएगा, 0। आदर्श गैस में रुद्धोष्म प्रक्रम यानी पॉइसन के नियम का अनुपालन अनुसार होता है, अर्थात पीवी की पावर यानी कि म्यू क्या हो जाएगा, बराबर नियतांक। म्यू क्या है, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात है, तब म्यू बराबर क्या, म्यू गामा बराबर क्या हो जाएगा, Cp अपॉन Cv। मतलब पीवी आरेख के यानी किसी बिंदु पर रुद्धोष्म वक्र की ढाल अथवा प्रवणता, रुद्धोष्म प्रवक्र की ढाल या प्रवणता क्या हो जाएगी, पीवी बराबर माइनस यानी कि माइनस गामा पी अपॉन वी। अब देखो इसका ढाल आ जाएगा यानी कि जो वक्र बनेगा वो परवलयाकार बनेगा, ये ढाल हो गया समतापी प्रक्रम का रुद्धोष्म प्रक्रम में। तो पी और वी के मध्य जो ग्राफ है उसमें यानी कि इसे ढाल आ जाएगी, यानी कि ढाल आ जाएगी इसकी गामा पी अपॉन वी। अब देखो समतापी वक्र की तुलना में रुद्धोष्म वक्र की ढाल यानी कि गामा गुनी क्या होती है, अधिक होती है। समतापी वक्र की ढाल थी पी अपॉन वी, इसी गामा से गुणा कर दे तो रुद्धोष्म प्रक्रम की प्रवणता आ जाएगी, यानी कि गामा गुना हो गई रुद्धोष्म प्रक्रम की प्रवणता। अब देखो रुद्धोष्म प्रक्रम में किसी गैस का आयतन बढ़ने पर उसका दाब क्या होता है, घटता है, जबकि आयतन घटने पर दाब बढ़ता है। अब देखो रुद्धोष्म प्रक्रम का समीकरण है पीवी की पावर यानी कि गामा बराबर क्या आ जाएगा, नियतांक, और पीवी की पावर यानी कि गामा -1 बराबर क्या आ जाएगा, नियतांक। ये तो और पीवी की पावर -1 गामा, पीवी की पावर 1 माइनस गामा, और टी की पावर गामा क्या आ जाएगा, नियतांक। ये यानी रुद्धोष्म प्रक्रम के समीकरण है। और देखो रुद्धोष्म प्रसार में तापमान घटता है, जबकि रुद्धोष्म प्रक्रम में रुद्धोष्म संपीड़न में तापमान बढ़ता है। तो गैस का तापीय एवं रुद्धोष्म आयतन गुणांक बीटा का मान हो जाएगा 20 समतापीय प्रक्रम में हो जाएगा बीटा बराबर पी, और रुद्धोष्म प्रक्रम में यानी गामा पी आ जाएगा, इसका मान गामा पी आ जाएगा। और सभी गैसों के लिए यानी कि बी रुद्धोष्म हो यानी कि समतापीय जो यानी कि समतापीय यानी कि जो रुद्धोष्म प्रसार गुणांक है वो यानी कि समतापीय यानी कि रुद्धोष्म प्रकाश से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर बताया हुआ है।
और जो समतापी प्रक्रम में निकाय की विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है, जबकि रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, शून्य होती है। और देखो ऊष्मागतिकी प्रक्रम में किया गया कार्य, ऊष्मागतिकी जो प्रक्रम उसमें किया गया कार्य कितना होगा, यदि किसी दाब पर किसी गैस के आयतन में डेल वी परिवर्तन हो तो किया गया कार्य हो जाएगा डेल डब्ल्यू बराबर पी डेल वी आ जाएगा, पी डेल वी। प्रारंभिक ऊष्मागतिकी की अवस्था यानी कि ए बिंदु पर यानी P1 V1 से अंतिम बिंदु यानी कि प्रसार में किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर हो जाएगा यानी V1 से V2 के मध्य यानी कि डी डब्ल्यू का कर दे समाकलन कर दे तो यानी कि क्या आ जाएगा पी डी वी का V1 से V2 तक समाकलन आ जाएगा। यह कार्य पी वी आर ए के वक्र से घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। यह लाइन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान लाइन देख लेना। जब किसी प्रक्रम में निकाय का आयतन बढ़ता है तो निकाय द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, लेकिन जब किसी निकाय का आयतन घटता है तो किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यह बात ध्यान में रख लेना। यानी कि जब किसी प्रक्रम में निकाय का आयतन बढ़ता है तो किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक, और जब निकाय का आयतन घटता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अब देखो किसी प्रक्रम में निकाय द्वारा तथा निकाय पर किया गया कार्य न केवल निकाय के प्रारंभिक और अंतिम ऊष्मागतिकी की अवस्था पर निर्भर करता है बल्कि उस मार्ग पर भी निर्भर करता है जिसके द्वारा प्रक्रम किया जाता है। यह बात हमने पहले बता दिया है कि ऊष्मागतिकी यानी कि निकाय में यानी कि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर यानी कि डिपेंड नहीं करता है किया गया कार्य, बल्कि उनकी यानी कि उस मार्ग पर भी निर्भर करता है जिसके द्वारा प्रक्रम किया जाता है। तो समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी V1 माइनस V2 क्या है, V2 क्या है, V2 माइनस V1 हो जाएगा, तो अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन। और सम आयतनिक प्रक्रम में किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यानी समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर हो जाएगा म्यू आर टी लॉग ई की पावर ई बेस पर V1 अपॉन V2, तो म्यू आर टी लॉग ई बेस पर P1 अपॉन P2, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा P1 V1 लॉग ई बेस पर V1 अपॉन V2। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 गामा माइनस 1 अतः म्यू आर T1 माइनस T2 गामा माइनस 1 अतः म्यू CV T1 माइनस T2 आ गया। अब देखो चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य, चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य यानी कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, बंद वक्र से गिरा क्षेत्रफल हो जाएगा। अर्थात यदि पीवी आरेख का अनुरेखण दक्षिणावर्त दिशा में हो तो किया गया कार्य निकाय द्वारा किया जाता है यदि धनात्मक होता है, यदि अनुरेखण वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज जो दिशा में हो तो यानी कि किया गया कार्य क्या होता है, यह ऋणात्मक होता है। अब देखो नोट आ गया, सेकंड नोट में देखते हैं। जब किसी निकाय विभिन्न अवस्था से होता हुआ गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो ऐसे प्रक्रम को क्या कहते हैं, चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। चक्रीय प्रक्रम किसे कहते हैं, यानी यदि कोई निकाय हो यानी अपनी विभिन्न अवस्था से गुजरता हुआ आता है तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। और इस प्रक्रम में निकाय यानी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात डेल वी में यानी क्या होता है, डेल वी बराबर 0 हो जाएगा। अब आता है ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा ली गई अथवा निष्कासित की गई ऊष्मा कितनी होती है, तो एक नंबर आता है ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा ली गई अथवा ऊष्मा निष्कासित की गई ऊष्मा में आता है एक नंबर टॉपिक आता है जब किसी निकाय द्वारा समदाबीय प्रक्रम अर्थात समायतनिक प्रसार अर्थात समतापीय प्रसार में दाब में वृद्धि होती है तो निकाय द्वारा ऊष्मा का ग्रहण कर ली जाती है। और जो बी आ जाता है एक नंबर में, जब किसी निकाय द्वारा समदाबीय संपीड़न अर्थात आयतनिक प्रक्रम में समतापीय संपीड़न में यदि दाब में कमी होती है तो यानी आयतन यानी कि ऊष्मा का क्या कहता है, निष्कासन होता है। और देखो 2 नंबर आता है इसका, म्यू मोल गैस द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा अथवा निष्कासित की गई ऊष्मा क्या होती है, क्यों बराबर होता है म्यू CV डेल टी अर्थात सम आयतनिक प्रक्रम के लिए, समदाबीय प्रक्रम के लिए क्यों बराबर हो जाएगा म्यू CP डेल टी आ जाएगा। अब देखो ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा अथवा उत्सर्जित की गई ऊष्मा उस मार्ग पर निर्भर करती है जिसके द्वारा प्रक्रम किया जाता है। अब बताए ऊष्मा की यानी ऐसा मात्रा क्या इकाई क्या है, ऊष्मा की ऐसा मात्रा का इकाई जूल है, CGS कैलोरी है, और 1 कैलोरी बराबर कितना हो जाएगा 4.186 मतलब 4.2 जूल हो जाएगा। अब बताए गैस की आंतरिक ऊर्जा, गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है आदर्श गैस के अणुओं के मध्य पारस्परिक बल शून्य होता है अतः आदर्श गैस की आंतरिक स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। इस प्रकार एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा उसके अणुओं की केवल गतिज ऊर्जा होती है। यदि गैस के अणुओं की संख्या n है तो वोल्टमान आंतरिक ऊर्जा U है तो n बराबर क्या U बराबर क्या हो जाएगा 3/2 KT अर्थात 3/2 N KT। क्या क्या यहाँ पर वोल्टमान स्थिरांक है।
और म्यू क्या है, मोलों की संख्या आ गई। आर क्या है, सावित्री गैस नियतांक है। और एन क्या है, अवगाद्रो संख्या है। तो यानी कि म्यू बराबर यू बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 म्यू आर टी। म्यू यानी कि 1 मोल ले लें, तो यानी कि म्यू बराबर क्या होता है, 3/2 आर टी। और यदि म्यू मोल गैस के ताप में परिवर्तन डेल्टा टी हो तो आंतरिक गैस में परिवर्तन डेल्टा यू होगा। तो डेल्टा यू यानी कि बराबर डेल यू बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 म्यू आर टी डेल टी आ जाएगा। ऐसे सभी परिवर्तन जिसमें तापीय परिवर्तन होता है उसमें आंतरिक ऊष्मा का क्या होता है, परिवर्तन होता है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जिसमें तापीय परिक्रम होता है उसमें क्या होता है, आंतरिक परिवर्तन होता है। और ऊष्मागतिकी के नियम आते हैं। ऊष्मागतिकी के नियम देखते हैं अब। ऊष्मागतिकी के नियम देखते हैं। ऊष्मागतिकी के नियम में यानी कि प्रथम नियम आता है, इस नियम अनुसार यदि किसी प्रक्रम में ऊष्मागतिकी निकाय को अनंत सूक्ष्म ऊष्मा डेल क्यू दी जाए जिसमें से कुछ भाग डेल डब्ल्यू निकाय द्वारा बाह्य कार्य करने में व्यय हो जाए तो यानी कि शेष बची ऊष्मा यानी कि डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगी। यदि निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डी यू हो तो डी यू बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू आ गया। अब देखते हैं आगे, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम में वास्तव में ऊर्जा संरक्षण का ही रूप है। प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। तो जितनी ऊष्मा ली जाती है उतनी ऊष्मा दे दी जाती है। यदि ऊष्मा निकाय की को दी जाती है, यदि ऊष्मा निकाय को दी जाती है तो क्यों धनात्मक, और ऊष्मा निकाय से ली जाती है तो क्यों यानी क्या जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यदि बाह्य कार्य निकाय द्वारा किया जाए तो डब्ल्यू क्या जाएगा, धनात्मक। यदि बाह्य कार्य निकाय पर किया जाए तो डब्ल्यू क्या जाएगा, ऋणात्मक होता है। यदि निकाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़े यानी कि यू टू माइन ग्रेटर देन क्या है, U1 है, तो डेल यू बराबर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यदि आंतरिक ऊर्जा घटे यानी कि U2 क्या है, U1 से अधिक कम है तो यानी कि डेल यू क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, नेगेटिव लिया जाता है। और ऊष्मागतिकी के प्रक्रम में ऊष्मागतिकी के नियमों का यानी कि अनुप्रयोग। प्रक्रम के साथ चक्रीय है यानी कि, तो डेल प्रक्रम चक्रीय है तो डेल क्यू डेल यू और डेल ओमेगा। तो यानी चक्रीय है तो यानी कि डेल क्यू डेल डबल हो जाएगा। ये सारणी याद कर लेना, ये सारणी याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो आगे चलते हैं, हम इस सारणी का स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं, फिर हम ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो गैसों की विशिष्ट ऊष्माएं गैसों की विशिष्ट ऊष्मा, दो विशिष्ट ऊष्मा होती है। पहले आते हैं स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा यानी कि सीवी आ गया। सीवी क्या होती है, स्थिर आयतन पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होती है, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा होती है। अब देखो यदि गैस का द्रव्यमान 1 मोल लिया जाए तो सीवी को नियत आयतन पर गैस की यानी कि मोलर विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। यदि नियत आयतन पर म्यू मोल गैस ली जाए तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू सीवी डी टी बराबर डी हो जाएगा। डी डब्ल्यू बराबर क्या है, पी डी वी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और देखो स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा यानी कि सीपी आ गई। सीपी आ गई यानी कि स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। और देखो सीपी बराबर क्या, सीपी क्या होता है, स्थिर दाब पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होती है, इसमें स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी। यदि गैस का द्रव्यमान 1 मोल लिया जाए तो सीपी को नियत दाब पर गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यदि नियत दाब पर म्यू मोल गैस ली जाए तब यानी कि डी क्यू क्या हो जाएगा, म्यू सीपी डी टी, तो डी यू प्लस डी डब्ल्यू हो गया। अब देखो मोलर मेयर का सूत्र बोलता है हमको, यदि 1 मोल गैस के लिए है सीपी माइनस सीवी बराबर क्या है, आर यानी मोलर गैस स्थिरांक होता है। ये क्या बोलता है, कौन बोलता है, मेयर बोलता है, मेयर के सूत्र बोलता है। तो सीपी अपॉन सीवी बराबर क्या हो जाएगा, गाम म्यू हो जाएगा। तो गैस के परमाणुकता मतलब गैस की परमाणुकता पर निर्भर करता है। तो सीपी पर सीवी बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू माइनस यानी कि गामा माइनस 1 एंड सीपी बराबर क्या हो जाएगा, गामा सीवी, तो गामा आर अपॉन क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1। और देखो किसी गैस के लिए गामा बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 + 2/f। एफ क्या है, स्वतंत्रता की कोटि है। अब देखो म्यू मोल यानी एक परमाणु गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, म्यू मोल पर यानी कि क्या हो जाएगी, म्यू मोल पर क्या हो जाएगी,
म्यू एन ए 3/2 के टी 3/2 म्यू आर टी। और जो एन ए क्या है यहाँ पर अवोगाद्रो संख्या और के क्या है बोल्ट्जमान नियतांक है और आर क्या है मोलर गैस स्थिरांक है। यदि गैस के प्रत्येक अणु की स्वतंत्रता इक्वलिटी एफ है तो म्यू मोल यानी गैस की आंतरिक ऊर्जा होगी म्यू बराबर 1/2 म्यू आर टी। तो इसी प्रकार द्विपरमाणु गैस के लिए एफ बराबर क्या होता है 5 होता है तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा 5/2 म्यू आर टी। बहुपरमाणु के लिए क्या जाएगा म्यू/6 म्यू 6/2 म्यू आर टी। एफ बराबर क्या होता है 6 होता है तो यानी कि म्यू अब गामा यानी कि सिग्मा और एफ के बीच संबंध सिग्मा और एफ के बीच वो यानी कि गामा और एफ के बीच में संबंध आ जाएगा तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा 1/2 म्यू आर टी और डेल यू बराबर क्या हो जाएगा 1/2 म्यू एफ आर डेल टी हो जाएगा। तो सी वी बराबर क्या हो जाएगा सी बराबर हो जाएगा डेल क्यू म्यू टी डेल क्यू वी बेस पर यानी म्यू डेल टी तो डेल यू बराबर म्यू डेल टी तो 1/t एफ आर। तो सी पी बराबर आएगा सी वी प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा 1/t एफ आर प्लस आर तो 1/1 प्लस एफ आई अपॉन 2 इंटू आर। तो नहीं गामा बराबर हो जाएगा सी पी अपॉन सी वी बराबर 1 प्लस 2/एफ। ये आ गया। अब देखते हैं ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम बोलता है कि वह निकाय जो ऊष्मा के कार्य में परिवर्तन होने की परिस्थितियों को निर्दिष्ट करता है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहलाता है। यानी कार्नोट ने सिद्ध किया कि कोई भी ऊष्मीय इंजन अर्थात संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकता क्योंकि वह ऊष्मा का कुछ अंश सदैव बाह्य पात्र यानी सिंक में छोड़ता है। यानी कार्नोट ने यानी कि सत्यापित किया कि कोई भी यानी कि जो ऊष्मा इंजन है वह यानी कि संपूर्ण ऊष्मा को यानी कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकता। अतः ऊष्मागतिकी नियम को कथनों को दो कथनों में व्यक्त किया। ऊष्मागतिकी नियम को यानी दो कथनों में व्यक्त किया। केल्विन का कथन कहता है कि किसी वस्तु उसके परिवेश के ताप से अधिक ठंडा करने पर उससे लगातार क्या होता है कार्य प्राप्त करना क्या है असंभव है। अगर किसी वस्तु को उसके यानी परिवेश के ताप से यानी कि अधिक ठंडा हो जाए तो उसके यानी कि लगातार कार्य प्राप्त करना क्या ऐसे कुछ क्षण के लिए हम कार्य उसे प्राप्त कर सकते लगातार कार्य प्राप्त नहीं कर सकते। अतः क्लौसियस का कथन कहता है चक्रीय प्रक्रम में कार्यकारी पदार्थ द्वारा निम्न ताप वाली वस्तु से उच्च ताप वाली वस्तु तक ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता जब तक कि कार्यकारी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य न किया जाए। ये क्लौसियस का कथन कहता है कि चक्रीय प्रक्रम में कार्य पदार्थ है यानी कि वो यानी कि निम्न ताप से वाली वस्तु से यानी उच्च ताप वाली वस्तु में यानी प्रभावित नहीं किया जा सकता जब तक कि उससे कार्यकारी पदार्थ पर कोई बाह्य बल यानी कि आरोपित नहीं किया जाए। अब देखते ऊष्मा इंजन क्या होता है। ऊष्मा इंजन होता है कि ऊष्मा को कार्य में के रूप में परिवर्तित करने वाली यानी कि क्या होते हैं युक्ति हो जाता है ऊष्मा इंजन कहते हैं। ऊष्मा इंजन क्या कितने प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं। पहला था भाप इंजन आता है, दूसरा आंतरिक दहन ऊर्जा इंजन आता है और तीसरा था वाष्प होता है गैस टरबाइन इंजन आ गया। और देखते ऊष्मा इंजन यानी कि 2 मुख्य भाग होते हैं। इसमें ऊष्मा स्रोत आ गया। पहले ऊष्मा स्रोत यानी वो वस्तु जो लगातार यानी कि निश्चित ताप पर ऊष्मा दे सकती है वो क्या ऊष्मा स्रोत हो गया। इसका ताप यानी चारों ओर के वातावरण से क्या होता है अधिक होता है, सदैव निश्चित यानी T1 रहता है, वह न तो कम हो सकता है न क्या हो सकता है अधिक हो सकता है। ऊष्मा स्रोत का ताप न तो कम हो सकता है न अधिक हो सकता है। अब आता है ऊष्मा सिंक आ गया यानी कि ऊष्मा की अपेक्षा निश्चित ताप T2 पर एक ऐसी वस्तु होती है जिसे चाहे जितनी ऊष्मा दी जाए उसका ताप बढ़ता नहीं है अर्थात T2 क्या रहता है निश्चित रहता है। सिंक होता है यानी कि उसको यानी कि कितनी भी ऊष्मा दी जाए उसका ताप बढ़ता नहीं है, वो यानी चाहे उसको कितनी भी ऊष्मा दी जाए। उदाहरण में व्यवहार में यानी कि सबसे अच्छा सिंक यानी वायुमंडल का टेम्परेचर वो यानी कि हमेशा कभी भी यानी कि एक समान रहता है 25 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, उसे यानी कितनी ऊष्मा दी जाए। अब आते ऊष्मा इंजन की दक्षता यानी कि ईटा आ गई। एक चक्कर में इंजन द्वारा किए गए उपयोगी कार्य तथा कार्यकारी पदार्थ द्वारा स्रोत से प्राप्त की गई ऊष्मा के अनुपात को क्या कहते हैं ऊष्मा इंजन की दक्षता कहते हैं। यानी कि उपयोगी कार्य और कार्यकारी पदार्थ द्वारा स्रोत से प्राप्त की गई ऊष्मा का जो अनुपात है वो क्या गया ऊष्मा इंजन की दक्षता आ गई। तो इसमें परसेंटेज में लिखा जाता है तो यानी कि परसेंटेज में लिखा जाता है तो परसेंटेज के लिए क्या देगा 100 आ जाएगा गुणा में। तो यानी ईटा बराबर क्या हो जाएगा किया गया कार्य बटा ग्रहण की गई ऊष्मा इंटू 100। ये क्या कि ऊष्मा इंजन की दक्षता। तो ईटा बराबर क्या हो जाएगा W/Q1। तो W बराबर क्या हो जाएगा Q1 - Q2/Q1 तो 1 - Q2/Q1 तो 1 - T2/T1। और क्या है Q1 क्या ली गई ऊष्मा
और क्यू क्या है शेष उष्मा, टी वन क्या है स्रोत का ताप, टी2 क्या है सिंक का ताप, और डब्ल्यू क्या किया गया कार्य। आज देखो ये विशेष टॉपिक आता है, विशेष पॉइंट आता है। Q2 बराबर 0 होने पर इंजन की दक्षता 1 होगी, लेकिन Q2 डज नॉट इक्वल टू 0 है, अतः ईटा का मान कभी भी 1 नहीं हो सकता है। यानी Q2 बराबर 0 है तो यानी कि दक्षता क्या होगी 1 होगी, लेकिन Q2 का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, ईटा का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि Q2 डज नॉट इक्वल टू 0 रहता है हमेशा। मतलब भाप इंजन की दक्षता होती है 10 डिग्री से 17 डिग्री, 10 से 17% होती है। भाप इंजन की दक्षता होती है 10% लेकर 17% तक होती है। पेट्रोल इंजन की दक्षता होती है यानी कि 30 से 40% होती है, जबकि डीजल इंजन की दक्षता होती है 50 से 60% होती है। अतः प्रशीतक, अब बता प्रशीतक क्या होता है। प्रशीतक होता है यानी प्रशीतक एक ऐसी युक्ति है जो ऊष्मा को यानी कि निम्न ताप वस्तु से उच्च ताप वस्तु की में स्थानांतरण कर देती है, वो क्या होता है प्रशीतक होते हैं। प्रशीतक के 4 भाग होते हैं, उनमें सबसे पहला आता है स्रोत आता है। स्रोत में होता है उच्च ताप T1 पर अनंत ऊष्मधारिता वाली वस्तु को स्रोत कहते हैं। अब प्रशीतक वो ठंडी वस्तु से यानी कि ऊष्मा लेकर इसी स्रोत में ऊष्मा का परित्याग करता है। प्रशीतक के लिए खुला कमरा ही क्या है स्रोत का कार्य करता है। सिंक और दूसरा था सिंक क्या है निम्न ताप T2 पर ठंडी वस्तु ही क्या कहलाती है सिंक का कार्य करती है। और कार्यकारी पदार्थ क्या है, इसको शीतलक भी बोलते हैं हम कार्यकारी पदार्थ को। तो इसमें शीतलक में कार्यकारी पदार्थ सामान्यतः क्या द्रव्य अमोनिया या क्रियोन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। द्रव्य अमोनिया शीतलक के रूप में या कार्यकारी पदार्थ के रूप में काम में ले जाने वाले यानी कि द्रव्य कौन से हैं, तो इसमें द्रव्य अमोनिया आ गई या क्रियोन आ गया, ये क्या शीतलक प्रशीतक का कार्य करते हैं, प्रशीतक में शीतलक का कार्य करते हैं। शीतलक चक्र की सभी क्रियाएं और परिवर्तित कार्यकारी पदार्थ पर ही क्या होते हैं संपन्न की जाती है। अब देखो विद्युत मोटर यह कार्यकारी पदार्थ पर कार्य करने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत मोटर यानी कार्यकारी पदार्थ कार्य करने के लिए प्रयुक्त होता है। अब देखो प्रशीतक का यानी कि निष्पादन गुणांक, प्रशीतक का निष्पादन गुणांक बीटा आ गया। बीटा का मान होता है कार्यकारी पदार्थ द्वारा ठंडी वस्तु से ली गई उष्मा और कार्यकारी पदार्थ पर किए गए कार्य के अनुपात को क्या कहते हैं प्रशीतक का निष्पादन गुणांक कहते हैं। निष्पादन गुणांक बीटा बराबर हो जाएगा कम ताप की वस्तु से अवशोषित उष्मा कार्य पदार्थ पर किया गया कार्य, अपन कार्यकारी पदार्थ पर किया गया कार्य, तब बीटा बराबर क्या हो जाएगा Q2 अपॉन डब्ल्यू, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, तो Q2 अपॉन Q1 अपॉन क्या होता है 1 अपॉन Q2 अपॉन Q1 आ गया। अब देखो बीटा का मान टोटल आ जाएगा हमारा, बीटा बराबर हो जाएगा T2 अपॉन T1 माइनस T2 आ गया। अब देखो विशेष आगे इसमें विशेष पॉइंट है, ठंडी वस्तु सिंक से Q2 उष्मा निकालने के लिए विद्युत मोटर यानी कंप्रेसर का द्वारा प्रशीतक पर कार्य किया जाता है, किया गया कार्य डबल बराबर हो जाएगा Q2 अपॉन बीटा, तो Q2 क्या जाएगा Q2 T1 माइनस T2 अपॉन T2, तो Q2 बराबर Q2 इंटू क्या हो जाएगा Q2 इंटू T1 अपॉन T2 माइनस 1। अब देखो हमारा आता है लास्ट टॉपिक कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन क्या है, कार्नोट इंजन है सोडी कार्नोट ने एक आदर्श उसमें इंजन की अवधारणा दी, जिसे यानी कि क्या कहते हैं कार्नोट इंजन कहते हैं। आदर्श वो अवधारणा थी, आदर्श इंजन की संकल्पना को व्यवहारिक रूप देने के लिए कार्नोट ने आदर्श गैस को कार्यकारी पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया, तो एक उत्क्रमणीय निकाय को आदर्श इंजन मान लिया, इसे कार्नो इंजन भी कहा जाता है। यानी कोई इंजन लिया उसको यानी कि क्या मान लिया उत्क्रमणीय निकाय मान लिया, और उस इंजन को कहते हैं आज कार्नो इंजन भी कहते हैं। व्यवहार में यानी कि ऐसा इंजन संभव नहीं है, कार्नो इंजन बनाना संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी निकाय आदर्श रूप से उत्क्रमणीय नहीं हो सकता। अतः स्रोत तथा सिंक के निकाय ताप क्रमशः T1 एवं T2 के मध्य कार्य करने वाला कोई व्यवहारिक इंजन नहीं है, कार्नो इंजन से अधिक दक्ष नहीं हो सकता। व्यवहारिक इंजन यानी कार्नो इंजन है उससे दक्ष नहीं हो सकता कोई भी इंजन, अर्थात कार्नो इंजन की दक्षता क्या होती है सर्वाधिक होती है। और जो कार्नो इंजन का मुख्य भाग है, पहला आता है सिलेंडर आता है, सिलेंडर पिस्टन या कार्यकारी पदार्थ हो गया पहला आ गया इसमें। दूसरा था ऊष्मागतिकी स्रोत, तीसरा सिंक और तापरोधी स्टैंड आ गया। और जो का अब आता है यानी कि ऊष्मा इंजन की दक्षता, ऊष्मा इंजन की दक्षता कितनी होती है। ऊष्मा इंजन की दक्षता होती है, कार्नो इंजन की दक्षता होती है यानी कि एक पूर्ण कार्नोट चक्कर यानी चक्रीय प्रक्रम आता है, इसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है जीरो, डेल जी यू बराबर क्या हो जाएगा जीरो। मतलब पूरे चक्कर में कार्यकारी पदार्थ तथा उष्मा स्रोत से यानी Q1 उष्मा लेता है तथा Q2 उष्मा सिंक को देता है, अतः कार्यकारी पदार्थ द्वारा अवशोषित उष्मा क्यू बराबर क्या हो जाएगी Q1 माइनस Q2।
अब बताते हैं दक्षता ईटा बराबर क्या होता है, एक चक्कर में इंजन द्वारा किया गया कुल कार्य अपन स्रोत से ली गई उष्मा, W अपन क्या हो जाएगा Q1। तो ईटा बराबर क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये क्या है कार्नो इंजन की दक्षता। अब देखते हैं विशेष, कार्नो इंजन में विशेष टॉपिक है, तो पॉइंट है वो है कार्नो इंजन की दक्षता स्रोत T1 एवं सिंक T2 के तापों पर निर्भर करती है। दूसरा था कार्नो इंजन की दक्षता कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, यानी कार्नो इंजन की दक्षता है उसमें प्रयुक्त किया जो पदार्थ है कार्यकारी पदार्थ उस पर निर्भर नहीं करता है। इसी के साथ जो आपका आज का हमारा टॉपिक था ऊष्मागतिकी का वो कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे एक अगली क्लास में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल स्काई स्टडी को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही एयरफोर्स नेवी से रिलेटेड स्टडी वीडियो लाते रहेंगे फिजिक्स की। हमारा यानी कि हमारा टारगेट है कि हम दिसंबर तक आपका जो फिजिक्स का जो टॉपिक है उनकी क्लासें कंप्लीट करवा दें, थ्योरेटिकल मैटर है वो कंप्लीट करवा दें। इसी के साथ चलो मिलते हैं एक अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।